हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भारत के एकता और अखंडता की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। सरदार पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री थे और उनकी हिम्मत और गजब की लीडरशिप के लिए लोग इनको प्यार से सरदार बुलाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अखंड भारत के निर्माण के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में घूमकर सभी रजवाड़ों को एक करके आज के भारत का निर्माण किया था। वरना भारत के 550 टुकड़े मिलते, उत्तर प्रदेश एक अलग देश बन जाता, हरियाणा एक अलग देश बन जाता, राजस्थान एक अलग देश बन जाता, ये हालत हो जाती। और इनकी इसी हिम्मत, नेतृत्व और भारत के प्रति अखंडता को देखकर इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले हम पढ़ते हैं सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाद जिले में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था और इनके उपनाम थे सरदार पटेल और लौह पुरुष। हम इस बारे में बताएंगे आपको कि इनको सरदार पटेल और लौह पुरुष क्यों कहा जाता था, क्योंकि हर नाम के पीछे एक सच्ची घटना घटित हुई मिलेगी। और सरदार पटेल जी के योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पहले हम बात करते हैं कि इनको सरदार पटेल क्यों कहा जाता था। 1928 में बारडोली में अंग्रेजों ने किसानों पर जमीन कर बढ़ा दिया था, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के कारण वहां पर सूखा पड़ा, अर्थात सूखे के कारण फसल नहीं हुई। किसानों ने अंग्रेज सरकार से विनती की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। फिर सरदार पटेल जी 1928 में बारडोली गए। पटेल जी के नेतृत्व में बारडोली के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन को बारडोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है और आंदोलन में सफलता मिली। इनकी हिम्मत और गजब की लीडरशिप के लिए प्यार से लोगों ने इनको सरदार की उपाधि दी। बात करेंगे इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। जब देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 500 से भी अधिक रजवाड़े थे जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से राज कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल जी ने इन सबको भारतीय यूनियन में शामिल किया और आज के भारत का निर्माण करवाया, वह भी बिना किसी हिंसा का सहारा लिए। और इनके इसी दृढ़ संकल्प को देखते हुए जो भारत को एकजुट करने का था, इनको भारत का लौह पुरुष कहा गया। ब्रिटिश शासकों ने इन रियासतों को स्वतंत्र शासन करने की छूट दे दी थी जब रियासतों का विलय किया गया था। सरदार पटेल जी देश के गृह मंत्री के रूप में इन सभी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतें अपनी मर्जी से भारतीय परिसंघ में शामिल होने के लिए मान गए थे। लेकिन सरदार पटेल जी के मजबूत इरादों के कारण लास्ट तक सभी भारत में शामिल हो गई थी और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऑपरेशन पोलो की कि ये क्यों शुरू किया गया था। आपको पता है, अगर देश के बाहर दुश्मनों का सामना करना पड़े तो हमारी फौज काफी है, लेकिन पता है मुश्किल कहाँ खड़ी होती है, जब दुश्मन अपने घर में बैठा हो, दीमक की तरह अपने ही देश को अंदर से खोखला कर रहा हो। और ऐसा करने वालों के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी काल थे। बात करते हैं 13 सितंबर 1948। ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद संयुक्त और मजबूत भारत का सपना पूरा बहुत मुश्किल से हुआ था, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत स्वतंत्र राज्य और प्रांतों से मिलकर बना हुआ था। इसे भारत और पाकिस्तान में शामिल होने को और स्वतंत्र रहने का ऑप्शन था, लेकिन सोच विचार करने में सबसे ज्यादा समय लिया हैदराबाद के निजाम ने और ये एकजुट करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर थी। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एक साथ करना शुरू कर दिया था। उनमें से लगभग रियासतें साथ रहने के लिए राजी हो गई थी। हैदराबाद एक अनोखी रियासत बची उन सब में जिसने विलय से मना कर दिया था। अब मना तो कर दिया, लेकिन मनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, और यहीं से शुरुआत होती है ऑपरेशन पोलो की। हुआ क्या था, 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई और उसके एक ही दिन बाद यानी कि 12 सितंबर को भारतीय सेना ने अपनी सैन्य अभियान शुरू किया। लेकिन सेना के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और वो इसलिए क्योंकि हैदराबाद की सत्ता तो निजामों के पास थी और कमान रजाकारों के हाथ में थी। ऐसा इसलिए था, मुस्लिम सैनिकों की ख्वाहिश थी हैदराबाद को अलग मुल्क बनाने का। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये रजाकार कौन थे।
निजाम के पास अपना तेज दिमाग और अंग्रेजों से दोस्ती के अलावा जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थे रजाकार। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रजाकार थे कौन। रजाकार एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है समय सेवक। ये आम लोगों से बनी एक फोर्स थी जिसके पास हथियार चलाने का थोड़ा बहुत अनुभव भी था। उस समय हैदराबाद में 85% आबादी हिंदुओं की थी जबकि बचे हुए मुस्लिम थे। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत सभी ऊंचे पदों पर मुसलमानों का कब्जा था। यहाँ तक कि रियासत में ज्यादातर टैक्स हिंदुओं से ही वसूले जाते थे। हैदराबाद की तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान जी ने भी यही शर्त रख दी थी, या तो आजाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। लेकिन पटेल जी ने उन्हें भी मना लिया प्यार से और 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया था। अभी हम सरदार पटेल जी के जन्मदिवस के बारे में पढ़ रहे थे। इनके पिताजी का नाम जोहर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबा बेन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। गांधी जी की तरह विदेश में पढ़ना चाहते थे, वकालत करना चाहते थे। पटेल जी 1910 में इंग्लैंड गए और मिडिल टेम्पल कॉलेज में शामिल हुए। पटेल जी इतने होशियार थे कि इन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा करके और कॉलेज टॉप करके वापस आ गए थे। 1913 में भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और इसमें बहुत सफल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वकालत से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी कहानी है इनके जीवन की। सरदार पटेल जी गुजरात में ही अपनी वकालत शुरू की। एक बार वे अदालत में केस लड़ रहे थे। उसी समय उनके पास एक चिट्ठी आई। सरदार पटेल जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा और अपनी जेब में रखकर फिर से केस लड़ने लगे। जब सुनवाई खत्म हुई तब जज ने पूछा कि उस चिट्ठी में क्या था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और ये सब सुनकर सब चौंक गए। इतना मजबूत जज्बा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, क्योंकि उनका मानना था कि जिसके लिए केस लड़ रहे हैं उसको बचाना जरूरी है। उनकी पत्नी तो चली गई थी, अब वो उनको तो नहीं बचा सकते थे ना। अब हम पढ़ते हैं जब वल्लभ भाई पटेल जी ने राजनीति में अपना पैर जमाया था। पटेल जी महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही काम करना शुरू कर दिया था। 1917 में पहली बार अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त चुने गए थे। 1924 से 1928 तक पटेल जी नगर निगम समिति के अध्यक्ष रहे। जब पटेल जी नगर निगम से जुड़े तो नागरिकों के सुधार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जल की आपूर्ति करवाई, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, नगर नियोजन में सुधार के लिए काम किया था। उस समय ब्रिटिश की चलती थी और नगर पालिका की सहायता करने वाले एकमात्र ब्रिटिशर्स ही थे। लेकिन पटेल जी ने वो सब बदल दिया और अपनी इच्छा शक्ति वाले एक लोकप्रिय संस्था में बदल दिया। 1917 में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं आई और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस संकट की घड़ियों में लोगों का साथ निभाया। 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया था, जो एक राजनीतिक निकाय था। इससे गांधी जी को उनके द्वारा चलाए गए अभियानों में बहुत सहायता मिली। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी के बीच और गहरा रिश्ता बन गया था। खेड़ा सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था, अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। फसल खराब हो जाने के कारण किसान कर का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। कर में कुछ छूट मिल जाए इसलिए खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। 3 महीने तक ये अभियान चलाया गया। इसमें खूब नुकसान भी हुआ। गिरफ्तारी, माल संपत्ति, पशुओं को जब्त कर लिया गया था। लेकिन बाद में इन सब से राहत मिली। खेड़ा सत्याग्रह के सफलतापूर्वक खत्म हो जाने पर गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ कहा कि अगर पटेल जी की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। 1917 से 1922 तक 5 साल भारत में आंदोलन के वर्ष थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर और भी अधिक अंकुश लगाया गया। उसके बाद पंजाब में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ नरसंहार और आतंक फैल गया। इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने असहयोग आंदोलन का फैसला किया। इसके चलते वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी वकालत हमेशा के लिए छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और रचनात्मक कार्यों में खुद को सौंप दिया। गांव-गांव जाकर गांवों का दौरा किया, सभाओं को संबोधित किया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना दिया। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह हुआ। इसमें किसानों की विजय हुई। इस संघर्ष के बाद पूरे देश का ध्यान पटेल जी ने अपनी ओर खींच लिया था। यह न केवल बारडोली के 80,000 किसानों की विजय थी, लेकिन विशेष रूप से वल्लभ भाई पटेल जी की व्यक्तिगत विजय थी और राष्ट्र के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जी की क्या भूमिका रही थी। इस समय देश में राजनीतिक स्थिति पर संकट के बादल छाए हुए थे। कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज्य के लिए अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था और ब्रिटिश सरकार अपनी चालें चल रही थी। एक के हित को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे।
आज़ादी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी और अपने शासन को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। वल्लभ भाई पटेल जी नमक कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं में गिरफ्तार होने वालों में सबसे पहला नंबर इन्हीं का था। वास्तव में 7 मार्च 1930 को पटेल जी को रिहा किया गया। हमारा पार्ट फर्स्ट यहीं पर खत्म हो रहा है। आगे की चर्चा हम करेंगे हमारे अगले पार्ट में। पार्ट फर्स्ट के साथ साथ पार्ट सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हम उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने कार्य किया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनका आगे का जो संघर्ष होता है वो पार्ट सेकंड में आएगा। तो पार्ट फर्स्ट के साथ साथ पार्ट सेकंड भी जरूर देखें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।